हेलो गाइस, आइए आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर पर। पोटेंशियोमीटर हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। अगर हमें याद हो तो गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर एमीटर एंड वोल्टमीटर जो डिवाइस हम बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर से, उसको जब भी हम सर्किट में जोड़ते हैं वो सर्किट से कुछ ना कुछ करंट का हिस्सा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने एक सर्किट लिया था, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज वी है मान लीजिए सेल का, प्लस माइनस यहाँ से करंट आई निकलता है। अगर यही आई हमें कैलकुलेट करना था, मेजर करना था, तो हमने क्या जोड़ा था यहाँ पे, एमीटर। तो सिंपल सी बात दिख रही है कि एमीटर अपना एक रेजिस्टेंस लेकर आएगा, भले छोटा सा ही लेकर आए लेकिन आएगा, लेके जरूर। आइडियल में यही रेजिस्टेंस कितना मान के चलते हैं हम लोग, 0, लेकिन आइडियल तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो वही घटा हुआ, वही डिक्रीज हुई वैल्यू क्या करेगा, ये शो करेगा हमें, जो कि गलत है। तो एमीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। जब भी ये आएगा सर्किट में, जो ओरिजिनल सर्किट थी उससे कुछ ना कुछ पोर्शन क्या करेगा, करंट का कंज्यूम कर लेगा। इसी तरीके से यदि हम वोल्टमीटर जोड़ते हैं, मान लीजिए ये सर्किट, इसमें वोल्टेज नापना था, तो इसके पैरेलल में हम लोग क्या लगाते थे, वोल्टमीटर। अब यहाँ से जो करंट जाता, ये रेजिस्टेंस आर था, पहले जब करंट सीधे इसमें जाता ये ना होता तो यहाँ का वोल्टेज कितना होता, आई इंटू आर। लेकिन जैसे ये वोल्टमीटर लगा, यहाँ का करंट जाने के बाद इसके पास दो रास्ते, एक इधर एक इधर, मान लीजिए इधर थोड़ा सा भी गया तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हुआ तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और यही वैल्यू ये शो कर दे। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू शो किया नहीं। तो वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट वैल्यू शो करता हो या फाइंड करता हो। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल सर्किट में से ही कुछ ना कुछ हिस्सा करंट का क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम एक चीज तो देखते हैं कि जो एमीटर है एंड वोल्टमीटर है, ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बताती, नेवर। ठीक है, यहां की वैल्यू जैसे हम बात कर रहे हैं A एंड B एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बताती हैं, बिकॉज ये ओरिजिनल सर्किट से करंट को क्या करती हैं, ड्रॉ करती है, खींच लेती है, कुछ ना कुछ तो लेती है, ड्रॉप कर देती हैं वोल्टेज का, या कह सकते हैं करंट का ड्रॉप होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक नया डिवाइस आ रहा है, पोटेंशियोमीटर, जो कभी भी नेवर ड्रू एनी करंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट कभी भी ओरिजिनल सर्किट से ये पोटेंशियोमीटर करंट नहीं लेगा, और नहीं लेगा तो ओरिजिनल सर्किट कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, और डिस्टर्ब नहीं होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो हमारा पोटेंशियोमीटर बड़ा सेंसिटिव कह सकते हैं, और एक एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर एक्यूरेट नहीं चाहिए तो हम पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर की जगह पे एमीटर या वोल्टमीटर वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर को हम लोग दो काम के लिए यूज करने वाले हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में भी आएगा कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या क्या करना है। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें दो काम करने, पहले जान लेते हैं, फिर इसको हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। पहला तो ये कि ये दो सेल लेंगे, उसके ईएमएफ को कंपेयर करता है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, कितने ज़्यादा है कितनी टाइम ज़्यादा, ये बता सकते हैं, रेशियो एक्चुअली निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला निकालना में क्या, EMF ऑफ 1 डिवाइडेड बाई EMF ऑफ 2 सेल, दो सेल के EMF का कंपैरिजन किया जाता है। पहली पार्ट इसका ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ये कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम आराम से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही दो पर्पज, यही दो सेक्शन हमारे बोर्ड में है, और इसी पे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे आते हैं, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, मतलब कह सकते हैं थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, चलिए पहले तो इन दोनों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे अगर बात करते हैं हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इसमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम एक बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल ओवर लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव था यहाँ पे, याद होगा तो निगेटिव सिर्फ इतना दिखाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर माइनस हटा दे तो ये जो पार्ट बचा है वोल्टेज बाई लेंथ, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझते हैं कि ऐसा क्यों पढ़ने वाले हैं इसको। पहले तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, और बैटरी को ले लेते हैं मान लीजिए 100 वोल्ट की। ठीक है,
तो हम तो ये जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं या हम खुद बता रहे हैं, कितनी बार बता चुके हैं कि अगर प्लस है तो इस बैटरी की पूरी वोल्टेज को हम प्लस वाले टर्मिनल को दे देंगे 100 वोल्ट और माइनस वाले को कितना दे देंगे 0 वोल्ट। ये हमेशा बोलते हैं। ये इसको 200 देंगे, 200 करेंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा 100, ताकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ जाए। तो इसको हमने 100 लिया, इसको क्या कर लेते हैं जनरली 0 लेते हैं। अच्छा ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप नहीं हो क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर, यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 0 है तो ये कितना हो जाएगा 0। लेकिन ये जो बीच में वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये हमारा कहलाता है पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक, इस वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, मतलब इसमें वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये सोचिए कि आपको अगर कहा जाए कि आप यहाँ पर है ए पॉइंट पर और ये बी है, आप ए से बी तक चलो तो ए पर आप कितना वोल्टेज लेके चले हैं 100, आगे बढ़ते गए बी पे पहुंच गए, कितना वोल्टेज बचा 0, मतलब खत्म कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 वोल्ट खत्म हो गया। मीन्स 100 वोल्ट खत्म हुआ कितनी लंबाई पर 100 सेंटीमीटर पे। तो सोचिए 1 सेंटीमीटर पे कितना खत्म हो गया होगा, 100 सेंटीमीटर पे 100 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना खत्म होगा, कैसे निकालेंगे 100 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पर, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीन्स हर एक सेंटीमीटर पे आपको कितना वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा, एक एक। जैसे यहाँ पे 100 लग चले, जैसे ही 1 सेंटीमीटर क्रॉस करें कितना बचेगा 99, बचा होगा, खत्म कितना हो जाएगा 1। फिर जैसे आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर चले तो कितना बचेगा 95, 5 खत्म। जैसे आप 50 पहुँचे, 50 सेंटीमीटर, यहाँ कितना बचा होगा 50 वोल्ट बचा होगा और 50 लॉस हो गया होगा। मतलब हर एक सेंटीमीटर का जो वोल्टेज या हर एक लेंथ का, अगर ये मीटर होता तो क्या करते हैं हम लोग 100 वोल्ट कितने मीटर पर 100 मीटर पे, तो 100 वोल्ट 100 मीटर पे खत्म हो रहा है तो ये कितना आ जाता 1 वोल्ट 1 मीटर। अच्छा इसको मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 200 वोल्ट। अब बताइए अब क्या होगा, ये 200 करेंगे, ये भी 200, तो अब 200 लेके चले, खत्म होते होते कितना बचा 0। तो कितनी लेंथ पर 100 मीटर पर, 100 मीटर पर कितना वोल्टेज खत्म हो गया 200 वोल्ट खत्म, क्योंकि यहाँ 200 था, यहाँ खत्म 0 बचा। तो बीच में खाया कौन होगा, ये वायर, कौन सा वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर का पर यूनिट लेंथ पर, मतलब एक एक मीटर पर कितने का लॉस हो रहा है, तो 200 वोल्ट कितने मीटर पे 100 मीटर पे, तो इससे कटेगा तो कितना आएगा 2 वोल्ट पर मीटर। मतलब सिंपली अगर आप यहाँ से मान लीजिए 30 मीटर चले गए, मैंने कहा 30 मीटर आप चले गए, तो बताइए इतने बार में कितने का वोल्टेज लॉस हो गया, हर एक मीटर पे कितना 2 वोल्ट, तो 30 कितना हो जाएगा 60 वोल्ट लॉस हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे 30 पे 200 लेके चले तो 60 खत्म, तो कितना बचा 140 वोल्ट। तो ये जो पर मीटर या पर सेंटीमीटर जो भी यहाँ पे हमने पढ़ा कि पर यूनिट लेंथ वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो इस वायर का जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि 200 वोल्ट का है, 100 मीटर लंबाई है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे आप, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप हो रहा है, उसको निकालने के लिए पूरी लंबाई से क्या करिए, मेन वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए, ये यूनिट जिसमें होगा वो उसके टर्म में हम बता दिया करेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिक कॉन्सेप्ट। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। एसआई की बात करेंगे तो वोल्ट पर क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। चलिए अच्छा इसकी कहानी मैं एक बार बताऊंगा आपको कि पोटेंशियोमीटर में कैसे यूज होने वाला है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास 2 पहलवान हैं, मान लीजिए 2 रेसलर जिसे कहते हैं हम लोग, और दोनों रेसलर लड़ रहे हो और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर, दोनों की पावर बराबर, तो कौन हारेगा, कोई नहीं हारेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई किसी पावर कम हो और किसी की पावर ज़्यादा हो, मान लीजिए हमने 2 सेल लिया, इनको दोनों को रेसलर मान लीजिए, इसकी जो ईएमएफ है दूसरे वाले से ज़्यादा है, तो कौन जीतेगा, E1 या E2, E1 जीत जाएगा। E1 जीतेगा मतलब इस प्लस से अपने करंट निकालेगा और ऐसे भेजेगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, तो इसकी चली किससे, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया। लेकिन अगर ये होता कि नहीं E2 ज़्यादा है तो क्या होता, तब ये करंट देता है, इसके प्लस से करंट निकलता और वैसे घूमते हुए जाता, ठीक। लेकिन अगर दोनों बराबर हो गए तो इसमें करंट आएगा नहीं, ये प्लस इधर से भेजना चाहेगा, ये प्लस इधर से भेजना चाहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, मतलब डिफ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पावर दोनों की क्या है, बराबर है। अगर ईएमएफ बराबर है इट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको रीड करने के लिए हमने इसमें बीच में लगा दिया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, वेरी सेंसिटिव डिवाइस विच रीड्स मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसमें हल्का सा भी करंट होगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो पर डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं, और जब करंट नहीं होगा तो ये दोनों ईएमएफ आपस में बराबर होंगे। बस यही प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर में हर जगह यूज होने वाला। जैसे अब एक और तरीका मैं समझाऊँ आपको। देखिए, आपके पास एक बैटरी है 100 वोल्ट की और एक बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है। इसको अलग सोचिए। ये जो सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, ये जो वायर है, मैंने इसको, इस वायर का नाम क्या होता है आपको, पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियोमीटर वायर, और इस वायर की लंबाई 1 से लेकर 10 मतलब 1 to 10 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है। जितनी लंबी इसकी वायर की स्ट्रेंथ लंबाई बढ़ाते जाएंगे, मतलब जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी अच्छी पोटेंशियोमीटर बनेगी, ये लास्ट में हमें समझ में आएगा। तो लेंथ खैर 1 से लेकर 10 मीटर तक, 10 to 88 मीटर भी हो सकता है, 7 मीटर, जैसा वो सिचुएशन हो वैसा हम कर सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये वायर जो है इसकी लंबाई तो हमने ये कुछ भी ले लिया, कुछ भी होगा, मान लीजिए 2 मीटर है, 3 मीटर जो भी है, तो हम एक एग्जाम्पल में तौर पे ले लेते हैं 5 मीटर है, ठीक है। 100 वोल्ट है, तो सोचिए इसका यहाँ पे 100 वोल्ट अगर लें तो इसको लेना पड़ेगा 0, तो ये 0 तो ये 0, और ये 100 तो ये 100। तो सोचिए इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब हर एक मीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 100 वोल्ट है यहाँ, और यहाँ जाते जाते खत्म हो जाएगा 0, कितनी लंबाई पे, 5 मीटर पे। तो कितना हो जाएगा, इससे कटेगा कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट पर मीटर। मतलब हर एक मीटर में आपको 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का क्या हो जाएगा, ड्रॉप मिलेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या 2.5 मीटर पे आ गए, तो यहाँ वोल्टेज बचा कितना होगा, 100 था यहाँ पर, 100 में से आधा आप चले तो आधा खत्म हो गया होगा, और आधा बचा होगा, तो कितना खत्म हो गया, 50 वोल्ट बचा है, और 50 वोल्ट खत्म हो गया। हमने आपसे कहा किसमें करंट किधर जाए, तो आप कहेंगे इधर जा रहा है, ऐसे पक्का जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है, प्लस से निकला होगा और माइनस में जा रहा होगा। अच्छा, अब ये हो गया जो ये वोल्टेज है जिससे ये पोटेंशियोमीटर में करंट दिया जाता है, इसे हम कहेंगे ड्राइविंग सेल। ये पोटेंशियोमीटर को चलाता है। अच्छा, जिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, जिस सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करना है, रेशियो, उसको हम यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ये सर्किट ओरिजिनल होगी, इसी का ईएमएफ, इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इससे ये करंट नहीं लेगा, ये वायर किससे लेता है, इससे। इसीलिए हमने शुरू में बताया था कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ओरिजिनल सर्किट से करंट नहीं लेगा, उसके लिए एक अलग से सोर्स रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग सेल कहते हैं। अच्छा, ये 20 वोल्ट का है, अगर मैं इसके प्लस को यहाँ ला के जोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो सोचिए इसका प्लस का इफेक्ट यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इसके प्लस का इफेक्ट आएगा पॉजिटिव। ये प्लस से करंट ऐसे भेजना चाहेगा और ये वाला प्लस से ऐसे भेजना चाहता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये वाला ध्यान दीजिएगा, एक ये बैटरी, एक ये बैटरी, ये जो है वो नीचे वाला है। अब ये वाला ढूंढना है, ये कहाँ मिलेगा, जिस समय इन दोनों में वोल्टेज बराबर होगी उसमें करंट क्या आएगा, 0। तो ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया। देखिए, एक से गैल्वेनोमीटर लगा। इसका दूसरा वायर मैं अगर कहता कि यहाँ 50 पे टच करा देता, 50 वोल्ट पर, मतलब 50 मीटर, सॉरी कितना, ये 2.5 मीटर पर, तो कितना वोल्टेज इतने में खत्म हुआ था, 50। यहाँ से लेकर 50 वोल्ट खत्म हुआ था ना, तो ऊपर 50 हो गया, नीचे कितने का होगा, 20। कौन ज़्यादा हो गया, एक तरह की बैटरी होगी। इसको सोचिएगा क्या कि ये 50 वोल्ट अगर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब एक तरह का क्या रहा होगा, सेल रहा होगा, सेल, जिसका प्लस क्या धर रहा होगा, जिधर इसका प्लस है उसकी तरफ यहाँ प्लस रहा होगा, ये माइनस, ये प्लस। अब सबको छोड़ दीजिए, ये सिर्फ इसके लिए था कि इस वायर पे करंट दे सके, इसका वोल्टेज ड्रॉप बना सके। इसका काम खत्म, इसके बाद बस इसका इतना ही काम था। अब बचा क्या कि हमने ये पता चल पाया कि 2.5 मीटर तक अगर जाते तो 100 का आधा खत्म हो जाता, 50 खत्म हो जाता, तो ये 50 वोल्ट की एक बैटरी हो गई, सेल हो गया। उसी के पैरेलल में देखिए एक 20 वोल्ट का है। अगर इन दोनों में अगर मैं बात करूं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये वाला, तो ये करंट प्लस वाला ऐसे भेज देगा और करंट ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, तो इसमें करंट दिखेगा, इसका मतलब बराबर थे नहीं। अब मैं कहता कि ये ई है, मुझे नहीं पता ई कितने का है, और इसमें करंट नहीं दिख रहा है, नो करंट या नो डिफ्लेक्शन। सोचिए 2.5 पे लाके हम बैलेंस किए, यहाँ पे ये करंट इसमें 0 दिख रहा है, और जिसमें करंट 0 दिखता है डिफ्लेक्शन नहीं होता, और डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, ये करंट 0 दे रहा है, इसका मतलब ना इधर से इसके प्लस से जा रहा होगा करंट, ऐसे आ रहा होगा, ना इसके प्लस से आ रहा होगा। तो उसमें जब करंट नहीं है, इसका मतलब ये वोल्टेज यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज आपस में क्या रहा होगा, बराबर। ये तो नहीं पता था, लेकिन ये तो आपको पता है ना
इसकी हेल्प से जो भी कैलकुलेशन करना था हमने डिवाइड करके निकाल लिया कि हर 1 मीटर पर कितने का ड्रॉप होगा, 20 का। तो सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 मीटर चले तो 50 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, और करंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 50 ऊपर है तो नीचे कितना रहा होगा, 50 ही रहा होगा, तभी तो करंट नहीं आ रहा है ना। अगर मैंने कहा होता EMF है, हमें नहीं पता कितने का है, और हमने जब इसको डिफ्लेक्ट इसमें से जो वायर निकला था इसको टच कराने के लिए यहाँ ऐसे करने लगे, और एक समय ऐसा आया कि हम इसको ले जाके यहाँ टच कराए, यहाँ से लेकर 15 नहीं, इसको ऐसा करते हैं 2 मीटर तक, 2 मीटर पे लाएं, और जैसे 2 मीटर पे टच कराते हैं इसमें करंट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल, और इसकी वोल्टेज इसके वोल्टेज की क्या रही होगी, बराबर, तभी तो करंट नहीं आ रहा है। तो नीचे का वोल्टेज नहीं पता आपको, लेकिन ऊपर का निकाल सकते हैं। कैसे, 5 मीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था, 100, तो 1 मीटर पे कितना ड्रॉप हुआ, 20, तो 2 मीटर पे कितने का ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 वोल्ट का, तो ये 40 है तो ये कितने का रहा होगा, 40 का, बस हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इसमें, समझ में आ गई बात। चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोग करते हैं अपना मेन टारगेट कि पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। पहली हेडिंग क्या होगी हमारी कि हम पोटेंशियोमीटर से जो एप्लीकेशन निकलने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो क्या है, फॉर कंपेयरिंग EMFs ऑफ 2 सेल। ठीक, तो इसके लिए हमें कितने सेल चाहिए, 2। मार्केट से हम ले आते हैं 2 सेल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर EMFs, हमें नहीं पता कितने EMF के हैं वो लोग, बस हमने खरीदा और ले आए। इन दोनों को हमने यहाँ रख दिया, पहले को यहाँ लगाया, दूसरे को यहाँ लगाया। एक चीज़ और, दोनों सेल का प्लस एक तरफ होगा, जिधर ड्राइविंग सेल होता है ना, ड्राइविंग सेल मान लीजिए यहाँ बनाया मैंने ऐसे, और इसको हमने क्या नाम है उसका, पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ दिया। ये पोटेंशियोमीटर वायर A से लेकर B तक है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाएंगे ताकि कनेक्टिंग वायर से अलग दिखे हमारा। A से लेकर B तक जो वायर है उसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी लंबाई लगभग 8 to 10 मीटर हम रखते हैं। काफ़ी अच्छा पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए कम से कम 8-10 मीटर तो रहना चाहिए उसे। ओके, E0 इज द EMF ऑफ ड्राइविंग सेल, हियर प्लस एंड माइनस। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वो लगा लेते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, कभी अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है ना, हम पता चला टच कराते रहते हैं, नहीं मिलता हमें बैलेंस पॉइंट, जॉकी को टच करा रहे हैं, उधर नहीं, जीरो दिख रहा है, तो उसमें हम इस रियोस्टेट को भी चेंज करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हमारा सपोर्ट पार्ट ये होता है कि करंट को क्या करता है, वैरी कराता है, रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए करंट क्या होता है, चेंज होता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्या, देखिए मान लीजिए इस पूरे वायर की A से लेकर B तक की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ AB इज स्मॉल r। ऐसा सोच लेते हैं कि इस वायर की रेजिस्टेंस अपनी कितनी है, स्मॉल r, और रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कितनी है, RH। तो जरा बताइए कि इस सर्किट में सिर्फ कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इन AB इज इक्वल्स टू E0 अपॉन RH प्लस R, होगा कि नहीं होगा। देखिए V/R करते हैं तो इसमें V अकेला यही बेचारा ऊपर, और नीचे R के लिए ये रेजिस्टेंस स्मॉल r और यहाँ का RH, ये दोनों किसमें पड़ जाएंगे, सीरीज में जोड़ दिया, I आ गया। इसमें I आ चुका है ये। अब सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल r। तो मैं अगर पूछूं कि AB वाले वोल्टेज कितना ड्रॉप करेंगे अपने अंदर, टोटल वोल्टेज लॉस इन AB वायर, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो उसका R कितना है, स्मॉल, I की वैल्यू यहाँ से कितना लिखेंगे, E0 अपॉन RH प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। ये हो गया VA। ये किसका VA वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं, स्मॉल l है, ठीक है, L मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं, चलिए कैपिटल L, जो कि लगभग हमें दिया रहता है, वहाँ आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो वायर की लंबाई से घूमी रहती है या सीधी भी रहती है, तो दिखते रहेगा आपको कि कितने मीटर का है। अब मैं पूछूं अगर कि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, तो आप क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग फाई या K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक में फाई है, कुछ बुक्स में क्या है, K है। इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं क्या, V अपॉन क्या होता है, L होता है। तो V कितना, यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप हुआ वो वोल्टेज और लेंथ, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, E0 अपॉन RH प्लस R
इंटू आर, ये हो गया V पूरा, और डिवाइडेड बाई क्या करना है L। तो ये जो आया है E नॉट अपॉन आर एच प्लस आर इंटू आर बाई एल, ये क्या आया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हर एक मीटर पर, अगर इसको मीटर में हम लिख रहे हैं एल मीटर, तो पर्टिकुलर हर एक मीटर पर इतने का वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप होगा। ठीक, चलिए अच्छा, अब तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना भी सीख गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मार्केट से हम लोग ले आए दो ईएमएफ के सेल E1 और E2, हमें नहीं पता कौन कितना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। चलिए इतना हम एजम्पशन अभी ले लेते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, ये हम अपने मन से सोच लेते हैं, लेकिन कितना ये नहीं पता। इन दोनों को हम लोग ऐसे लेते हैं और स्विच लगाकर, की लगाकर इनको आपस में ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर जोड़ दिया हमने। नहीं सर्किट से देखिए, इसके प्लस से इनका प्लस भी, इनका भी प्लस जुड़ गया और माइनस इधर हो गया, ओके। और फिर फाइनली यहाँ से जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे और इसको पकड़ के रखेंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं, स्विच यहाँ लगा लेते हैं, की लगा लेते हैं, K1 और K2 लगा लेते हैं, की। शुरू में दोनों को ऑफ रखते हैं, दोनों को ऑफ रखने का मतलब दोनों क्या है? ओपन है, कोई भी ऑन नहीं है, तो इसमें से करंट आने के चांसेस है ही नहीं कहीं से भी, क्योंकि ये ओपन है, रास्ता खुला है, तो सारा करंट यहाँ से निकलेगा, कहाँ चला जाएगा? ए से बी होते हुए वापस चला जाएगा, और वो करंट ये है। अब जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे और इस की को ऑन करेंगे, सिर्फ पहले वाले को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पहले वाले को, जब हम सिर्फ K1 को ऑन करेंगे और K2 ऑफ रहेगा, तो कौन सी सर्किट देखिए खुलेगा? ये तो बेकार है, अभी भी सिर्फ ये काम की चीज आएगी। ये हो गया ओपन, मतलब सॉरी क्लोज हो गया, तो ऑन हो गया, तो ऐसे अब चीजें यहाँ पे कनेक्ट होने वाली है। हमने देखा कि हम इसको यहाँ टच करा रहे हैं तो भी करंट इसमें दिख रहा है, फिर हमने कहा नहीं यहाँ नहीं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखा तो भी करंट आ रहा है, फिर हम ऐसे करते 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 कभी इसको चेंज करते हैं, कभी इधर इसको वायर को यहाँ कभी टच कराते हैं, ऐसे करते रहेंगे, बहुत बार करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल पार्ट बहुत ही हार्ड मान लीजिए होता है, क्योंकि हमें थ्योरी तो तुरंत पता चल जा रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, नल पॉइंट लाना है, कहीं पे जीरो लाना है, लेकिन आएगा कहाँ से? तो इसको हम टच कराते रहते हैं, नहीं आता है तो इसको वेरी कराते रहेंगे, नहीं आता है तो भी इसको चेंज कराते रहेंगे, मतलब चेंज कर करके मान लीजिए कि हमने ऐसा टच कराया यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 थी, तो हमने देखा इसमें करंट जीरो है, मतलब इस समय इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ गई, जीरो डिफ्लेक्शन, ओके। अगर जीरो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इस रास्ते से ऐसे कोई करंट आ रहा है नहीं। अब ऐसा हुआ क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वायर में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, पर लेंथ पर कितना हो रहा है? इतने का लॉस, तो L1 पर कितना हो जाएगा? तो L1 देखिए, हर एक मीटर पे अगर इतने का लॉस हो रहा है तो L1 पर कितना हो जाएगा? तो इस वाले को हमने फाई माना, फाई क्या होता है बताया मैंने? फाई इज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो फाई पर यूनिट लेंथ पे वोल्टेज ड्रॉप है, तो सोचिए L1 पे कितने का ड्रॉप हो जाएगा? फाई इंटू L1 का। अरे हर एक मीटर पर, हर एक यूनिट लेंथ पर अगर फाई की ड्रॉप हो रही तो L1 लेंथ पर कितने का ड्रॉप हो जाएगा? फाई इंटू L1। और ये वाली वोल्टेज हो गई ऊपर और नीचे ये है, ये तो ओपन है ना, सिर्फ ये काम कर रहा है, तो E1 यहाँ पे हो गया और फाई L1 यहाँ हो गया। करंट इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू फाई L1 की क्या रही होगी? बराबर। बात समझ में आई? दो रेसलर, एक ऊपर रेसलर एक नीचे, अगर दोनों बराबर है, इसमें जीरो करंट है, इसका मतलब दोनों हार नहीं रहे, और नहीं आ रहे इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो रहे होंगे? बराबर। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप लोग? हर एक मीटर का निकाल लीजिए, देखिए कितना लेंथ आ रहा है L1, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा पूरा। अच्छा ये काम हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया? इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, मतलब इसको ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब ये वाली बेकार हो गई, ये वायर, ये सर्किट बेकार, ये वाला चालू हो गया। अब ऐसे ऐसे जाके करंट हो सकता है ऐसे घूमता या ऐसे घूमता, ठीक है। लेकिन हमने क्या दिया कि यहाँ पे रखने पे तो करंट आ रहा है इसमें, हम इसको ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ रखें, जैसे यहाँ रखें और ये लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक L2 है, इसमें फिर से जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, मीन्स इस बार ये सर्किट एक्टिवेट है, तो नीचे कितना ईएमएफ है यहाँ से यहाँ तक? पूरा सिर्फ E2 है और कोई तो है नहीं, और ऊपर कौन हो गया? यहाँ से यहाँ तक। अब ये बार भूल जाइए कि ये था भी, इसको छोड़ दीजिए, खैर इरेज नहीं करेंगे, ये तो रहेगा ही, एक बार बना देंगे तो उसमें हम लोग। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर पे वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा? L2 लेंथ है और हर एक पे कितने का ड्रॉप? फाई का, तो यहाँ से यहाँ तक का कितने का ड्रॉप हो जाएगा? फाई L2 का। समझ में आई बात? पर यूनिट पे हमने निकालना सिखा दिया है, उसी में लेंथ का मल्टीप्लाई कीजिए, उतनी लेंथ का वोल्टेज क्या आ जाएगा? ड्रॉप आ जाएगा। तो ऊपर का वोल्टेज बराबर नीचे का वोल्टेज, दैट्स वाई जीरो डिफ्लेक्शन। तो नीचे का वोल्टेज कितना?
E2 यहाँ से यहाँ तक, और ये वार जुड़ा है ऊपर का वोल्टेज कितना, यहाँ से यहाँ तक का 5L2। ठीक हो गया। एक बार इसको ऑन करके एक बार इसको ऑन करके क्या कर लेते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल लेते हैं E1 और E2 की। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा, E1 अपॉन E2, यहाँ से 5L1 बाई 5L2 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो, क्या बचेगा, L1 बाई L2। सिंपली आ जाता है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एक पता हो जाए कि ये 10 वोल्ट है तो आप रेशियो निकाल लेंगे, E2 पता हो जाएगा तो E1 भी निकल जाएगा आराम से। लेकिन अगर दोनों अननोन हैं तो हम सिर्फ उनका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते ऐसे। क्लियर। चलिए, ये था हमारा EMF के कंपेयर करने की प्रोसेस की, कैसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अच्छा देखिए, इससे क्या करंट ऊपर गया, नहीं, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन पे ही काम कर रहा था। जब इसमें से करंट इस वाले में नहीं गया, पोटेंशियोमीटर इससे करंट नहीं लिया, तो कितना वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट आएगा, जैसा कि एमीटर और वोल्टमीटर नहीं कर पाते हैं। मेन सर्किट तो ये थी, ये तो हमारा क्या था, ड्राइविंग सर्किट था, जो पोटेंशियोमीटर को क्या करता है, अलग से सप्लाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है फॉर फाइंडिंग आउट इंटरनल रेजिस्टेंस या कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। तो उसके लिए हमें सेल लेना होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपना दिया हो, कुछ ना कुछ दिया हो। जैसे एक हमने मार्केट से खरीदा सेल, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है स्मॉल, और एक सेल है EMF का, दो नहीं चाहिए, अभी एक सिर्फ चाहिए। ये तो हो गया सर्किट हमारे पास, लेकिन हमारे पास ड्राइविंग सेल अलग से होना चाहिए, ड्राइविंग सर्किट अलग से होनी चाहिए। ये BA, ये वायर कौन सा, पोटेंशियोमीटर वायर, ड्राइविंग सेल की वैल्यू E0 मान लेते हैं, एक बीच में रियोस्टेट लगा लेते हैं RH का। ठीक है, ये तो हमारा अलग सी चीज़ हो गई, प्लस और माइनस, तो यहाँ से यहाँ करंट ऐसे आएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपना हम मान लेते हैं, बाद में कुछ भी ले लेते हैं, चलिए R' ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लिया जाएगा। ओके, अब क्या करें, देखिए इसकी लंबाई वही बता मैंने शुरू में, कितना लेना होता है, 8 to 10 मीटर। अच्छा, ये बड़ा हो जाएगा, 8 to 10 मीटर से बहुत बड़ा, एक लैब में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी आप बुक में देखेंगे या लैब में, तो आपको ऐसा वायर मिलेगा, 1-1 मीटर लंबाई का ऐसे रैप कर दिया जाता है। तो पता चला कि इतनी छोटी डिस्टेंस में 8 to 10 मीटर हम लोग रैप कर लेते हैं। तो उसको हम बना सकते हैं, बट समझने के लिए हम लोग इसको क्या बनाते हैं, स्ट्रेट बना लेते हैं। ठीक, चलिए, अब हमारे पास हो गया एक सेल जिसकी EMF E है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। एक काम और करना है, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर और लगानी है R, और यहाँ पे लगा लेना है स्विच। ठीक, स्विच लगाने के बाद हम लोग यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और इसको ऐसे अलग करे रखेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग जोड़ देते हैं इस प्लस से, ये हो गया। अच्छा, इसका प्लस इसके प्लस से क्या हुआ, जुड़ा है, देखिए इसका प्लस भी है, इधर से प्लस जुड़ा है, तभी तो अपोज कर सकते हैं ना। जैसे ये शुरू में बताया था मैंने, 2 रेसलर वाली कहानी, ये तभी हो सकता है जब दोनों का एक प्लस हो, तभी हारने और जीतने की बात होगी। नहीं तो अगर ये ऐसे हो जाएंगे ना, तो ये भी करंट कैसे देना चाहेगा ऐसे, और ये भी करंट ऐसे देना चाहेगा, तो दोनों तो जुड़ेंगे, तब तो सब्सट्रैक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक, चलिए, अच्छा यहाँ तक हो गई हमारी कहानी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान दीजिएगा, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी पढ़ाई थी आपको। जब तक सर्किट ओपन होता है तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस क्या होता है, 0 होता है। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले इसको, इस स्विच को या इस की को क्या करते हैं, ऑफ रखते हैं, ऑफ है। जब ऑफ है तो मतलब ये है ही नहीं, कुछ देर के लिए मानिए कि ये नहीं है। चलिए अब ज़्यादा समझ में आएगा कि ये नहीं है। अगर अब ये नहीं है तो हमारा यहाँ से सर्किट एक होगा, यहाँ तक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। अब ये करंट यहाँ से निकालता, ऐसे जाता, लेकिन कहाँ जाता, जब ये घूम कर आएगा तभी निकलेगा। करंट बैटरी से अगर निकली, इसका मतलब वहाँ से वापस आएगी उसी में। यहाँ तो गया तो कहाँ जाएगा, सर्किट में यहाँ खुला है, तो कहीं पर मान लीजिए इसको हमने टच करा दिया, तो टच अगर कराएंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे घूमते हुए इसमें से चला आता। अगर आता तो डिफ्लेक्शन दिखता, लेकिन हमने देखा कि इसको इधर उधर टच कराते कराते एक यहाँ पर आया जिसकी लंबाई मान लीजिए L1 है, उस समय इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, 0। अगर 0 डिफ्लेक्शन है तो क्या इसका मतलब इधर से करंट गया होगा, ऐसे आया होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब ये करंट ऐसे भेजता है ना, तो ये ऊपर से अपना एक करंट भेजता है, तो ये भी नीचे आना चाहता है और ये भी जाना चाहता है, दोनों क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और एक तरीका और, ये और ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो अगर पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होंगी
तो भी करंट नहीं आएगा। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अगर इसका पूरा मैं बोल दूँ इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? फाई है, तो सोचिए L1 तक कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा? फाई L1 होगा। तो ये वोल्टेज हो गया ऊपर का फाई L1, और नीचे का वोल्टेज जरा सोचिए तो, नीचे करंट है? नहीं है। तो करंट इसमें नहीं है, जीरो है, तो यहाँ का लॉस कितने का हुआ? वोल्टेज लॉस V बराबर आई यार, आई ही जीरो, तो वोल्टेज कितने का लॉस हुआ? जीरो का। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाते हैं, ऊपर का तो फाई L1 लिख लिया आपने, फाई L1 ऊपर का हो गया, नीचे का वोल्टेज बराबर करना है क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो नीचे यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज में कौन कौन होते हैं? एक ये होता है, एक ये होता है, लेकिन ये तो है ही नहीं वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए क्योंकि करंट जीरो है। तो वोल्टेज का कौन सा सोर्स बचा? सिर्फ ये बचा। तो E इक्वल्स टू कौन बचा? फाई L1। ऊपर का फाई L1, नीचे का यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ E, बिकॉज देयर इज नो करंट, तो नो करंट तो नो वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप खत्म, तो बचा कौन? सिर्फ E बचा। दैट्स ऑल। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, E इक्वल्स टू फाई L1, इक्वेशन नंबर 1। ये कब की कहानी थी? जब हम इस वाले रजिस्टर को क्या किए थे? ओपन किए थे, ऐसा था ना। लेकिन जैसे इस की को हम ऑन कर देंगे, अब क्या लगता है आपको? इससे इधर करंट नहीं ना जाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए ऐसे करंट नहीं आना पड़ना है, मतलब ऐसे नहीं आना है इसको, तभी तो जीरो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर करंट ना जाए, चलो इधर ना जाए, ऐसे तो आ सकता है, ऐसे घूम सकता है ना अपने अंदर, क्योंकि ये प्लस है, तो ऐसे करंट इधर से ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते इसमें चला है। इस वाले में तो घूम ही सकता है, भले इधर ना जाए, मतलब इधर से निकला और ऐसे ऐसे ना आए। तो उसके लिए यहाँ की वोल्टेज के बराबर हमने कर दिया था। अब जब ये ऑन हो जाएगा तो ये करंट इसमें से ऐसे घूमेगा, तो क्या लगता है यहाँ करंट इस बार जीरो होने वाला? नहीं, तो ये कुछ ना कुछ लॉस कराएगा। तो पहले जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज E आता था वो E आएगा नहीं, कितना आएगा? E, उसमें से ये घटेगा, तो कितना लिखेंगे? E माइनस आई आर। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया, और यही वोल्टेज ऊपर वाले के बराबर अगर कर देंगे तो डिफ्लेक्शन कितना दिखेगा? जीरो, क्योंकि ये वाली इसकी अगर बराबर हुई तो इसमें करंट नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ये वाला अब यहाँ नहीं मिलता है, अब कहीं और मिलता है। कहाँ मिलेगा? मान लेते हैं कहीं इधर L2 डिस्टेंस पर। तो L2 डिस्टेंस पे कितने का वोल्टेज ड्रॉप होगा? फाई L2 का। अब फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या इसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। तो पहली बार में तो यहाँ मिला था, दूसरी बार में यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी? फाई L2 ऊपर का, और नीचे का कितना हुआ था? यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज E है, उसमें से ये घटेगा, क्योंकि इस बार करंट जीरो नहीं है, क्योंकि करंट तो ऐसे घूम सकता है ना, भले इसमें नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन इसमें तो घूमेगा ही घूमेगा। तो यहाँ का लॉस कितना हुआ? IR है ना, IR, और E में से हम क्या कर लेते हैं? उसको माइनस कर लेते हैं। और इसी को हम एक और बराबर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा इक्वेशन को पूरा लिखने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, देखिए E माइनस आई आर इक्वल्स टू फाई L2, हम तो यहाँ तक लिख लिए, फाई L2 इक्वल्स टू E माइनस आई आर इक्वल्स टू, क्या ये वाला इसके पैरेलल और इसी के पैरेलल ये भी तो है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितने का होगा? यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ ये ड्रॉप करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? I इंटू आर। इक्वेशन नंबर 2 नहीं आई समझ में बात? पहले स्विच ऑफ था तो ये नहीं है, तो सिर्फ इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट ऐसे नहीं आ रहा, तो करंट नहीं आ रहा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप खत्म। तो नीचे का वोल्टेज कौन होता? सिर्फ E होता, और E किसके बराबर हो गया था? फाई L1 के। लेकिन जब अब हम कनेक्ट कर दिए हैं इसको, तो ये करंट भले ही इधर से घुमा कर ना भेजे, लेकिन नीचे भेज सकता है, एक सर्किट बनाएगा अपना। और जब ये सर्किट बनाए तो ये सर्किट क्लोज कहलाता है, और क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, ना कि EMF। ये देखिए EMF था, अब कितना हो गया? ये टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और इसी को इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसलिए हमने IR भी कर दिया इसके, और इसी को इसके बराबर कर सकते थे, फाई L2 के भी बराबर कर दिया, हो गया काम हमारा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का लॉस जो होता है पूरा रजिस्टर के क्रॉस, उसको हम लोग क्या बात पढ़े थे? टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो इसको हम V भी लिख सकते हैं, IR को V भी लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना, बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, हमारा स्मॉल r आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। या एक काम करिए, देखिए V बराबर फाई L2 मान सकते हैं, V इक्वल्स टू
phi L2 और ऊपर से E इक्वल्स टू phi L1, E इक्वल्स टू phi L1 और नीचे से V इक्वल्स टू phi L2। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो क्या बचेगा, E बाई V इक्वल्स टू L1 बाई L2। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम कह रहे हैं। ओके, दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इस phi L2 को ले लीजिए, phi L2 किसके बराबर, E माइनस आई आर के, E माइनस आई आर बराबर phi L2 और एक ऊपर से E बराबर, ऊपर लिख लीजिए इसको तो E बराबर phi L1, फिर से डिवाइड कर लीजिए इनको तो phi से phi कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा L1 बाई L2, इधर क्या बचेगा E बाई E माइनस आई आर, है ना। अच्छा जरा सोचिए, ये जो करंट I इसमें हमने फ्लो कराया है I, क्या इसकी वैल्यू इसके लिए निकाल सकते हैं, इस वाले सर्किट के लिए, तो I बराबर क्या होता है V बाई आर। तो इस सर्किट में V कितना है, ये अकेला EMF E बाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरा R कितना मिल रहा है आपको, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम I की जगह ये लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए I है, ठीक है, तो हम इसको अगर रखें वैल्यू तो E टोटल डिवाइडेड बाई E माइनस I की जगह पे E बाई आर, सॉरी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये I हो गया इंटू स्मॉल r हो गया। तो देखिए E कैंसिल हो गया कॉमन होकर, और सबके बराबर है क्या, L1 बाई L2 है। तो यहाँ देखिए क्या बचा है, कहाँ लिख दें हम, चलिए इधर इसको यूज करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या बचा है, 1 बाई 1 माइनस R अपॉन R प्लस R इक्वल्स टू L1 बाई L2। एलसीएम लेकर इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा R प्लस R ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो एक स्मॉल r कट जाएगा ना, देखिए R प्लस R माइनस R हो जाएगा L1 बाई L2, तो स्मॉल r से कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू L1 बाई L2 इंटू ये R अकेला बचा था, चला जाएगा वहाँ पे, इस R को भी इधर भेज दीजिए। तो हमारे पास बचेगा कितना, स्मॉल r इधर बचेगा L1 बाई L2 इंटू R माइनस ये R उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों में से R कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R कॉमन, तो L1 बाई L2 माइनस 1। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। आपको इसमें कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ा, लेंथ मिलेगा, लेंथ वहाँ का लेना जहाँ डिफ्लेक्शन कितना दिखे, 0। एक बार नीचे वाली सर्किट जो R बनी थी उसको ऑन करना है, तो उस समय का जो लेंथ आएगा L2 और उसके बिना ऑन किए जो आएगा वो क्या हो जाएगा L1। आप यहाँ लेंथ पढ़ सकते हैं आराम से, वहाँ मीटर इसके लगा होता है। और कब का लेंथ पढ़ना है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या दिखा है, 0 दिखा है। और इसके लिए हम इस जॉकी को हर बार स्लाइड करते रहते हैं, या ऊपर जो रियोस्टेट लगा था उसको वेरी कराते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा L1 बाई L2 को यहाँ से क्या E बाई V लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए तो हमारा नया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 बाई L2 की जगह E बाई V माइनस 1। तो आपके बुक में भी ऐसा लिखा होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V बाई V। तो हमें अगर EMF वोल्टेज दिया है तो इसके टर्म में भी स्मॉल r निकाल सकते हैं, और लेंथ बैलेंसिंग लेंथ दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, वो लेंथ जिस पर हमारा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितना दिखे, 0, उस समय की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक। अच्छा ये थी हमारी कहानी पोटेंशियोमीटर की, कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कि हाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। देखिए तो एक प्रॉब्लम हमारे पास है पोटेंशियोमीटर पर, लिखा है फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। इसमें पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा होगा, अच्छा ऊपर वाली सेल होगी ड्राइविंग, तो ये वाली जो वायर है जिसमें जिगजैग करके रेजिस्टेंस जैसा बना के दिया है, इस वायर को हम लोग कौन सा वायर बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अच्छा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया हमारे पास AB। नाउ जिसके लिए कुछ इन्होंने डाटा दे रखा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम की है। having potentiometer wire having 1 मीटर लेंथ एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस जैसा बना है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। यहाँ तक पता चल गया, ओके। तो इसका हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है एज शोन इन फिगर। अच्छा फिगर में सारी डाटा दिया कि एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे रियोस्टेट, इसको मान लीजिए हम लोग
फिक्स कर लिया गया कितने पर, 15 ओम पर, और 2 वोल्ट की ई नॉट बैटरी है जिसको हम ड्राइविंग सेल कहते हैं। ओके, नाउ आल्सो कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ AO, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई आएगी, बैलेंसिंग लेंथ मैंने बताया था वो लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना दिखे, 0, तो लिखा भी है इसमें देखो, कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ AO फॉर 0 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। हमें इस जगह पर जब हम इसको रखते हैं AO लंबाई पे, तो उसमें इसमें करंट कितना आना चाहिए, 0। इस केस में हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है AO की। तो पहला पार्ट क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर AB क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड पार्ट क्या करना है हमें, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ AO सच दैट देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये कहानी हो गया हमारे पास कि डाटा ये दिया और पूछा क्या है, हमारे पास सब हो गया। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि इस वायर के यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाय इसकी लंबाई से कर दीजिए क्या, डिवाइड, इसकी लंबाई को इससे क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्या जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो करना है, पहले का आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, और वोल्टेज निकालने का, पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, I इंटू आर करने का। तो R तो आपका 10 ओम है, मतलब इसको हम 10 ओम तो लिख लेंगे, क्रॉस करेंगे किससे, I से, V बराबर IR, तो R हो गया 10, I कैसे निकालेंगे, तो I के लिए कहानी देखिए, I के लिए इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये मेन सर्किट ये करंट कभी देते ही नहीं है। करंट कौन देगा, ये देगा। तो ये करंट कौन से देगा, तो देखिए इसमें जो करंट ऐसे से फ्लो करेगा, इसमें ना करेगा फ्लो ऐसे से ड्राइविंग सेल के थ्रू, तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इसमें वोल्टेज कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप घूमेंगे तो यहाँ मिलेगा 10 ओम यहाँ से यहाँ तक का, और ये मिलेगा 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। कितना करंट आ गया, 2/25 एम्पियर करंट आ गया। अब यहाँ से वही करंट क्रॉस होके जाएगा, तो सोचिए इतने में कितने का वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, IR का। तो I का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ किसमें, R में, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम A टू B, और डिवाइडेड बाय लेंथ कर दीजिए, लेंथ कितने का है, 1 मीटर का है, तो कितना आ जाएगा 20/25 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इतनी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है हर 1 मीटर पर। ठीक है, अच्छा हमें नहीं पता कि कितनी लंबाई है, अगर हर मीटर का वोल्टेज ड्रॉप इतना हुआ तो सोचिए इतने में ड्रॉप कितने का हो गया, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड 20/25 वोल्ट, तो ऊपर का वोल्टेज हो गया। इसमें करंट 0 है, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज या यहाँ का वोल्टेज। तो हम इसको मार्क अगर कर दें कि इस वाले का वोल्टेज है V, तो क्या इसका भी वही वोल्टेज होगा V, तो क्या इसका भी वही वोल्टेज V लिखना होगा। तो यहाँ का तो पता है ना आपको कितना, L इंटू 20/25, बस इसी को बराबर किसके करना है, इसके वोल्टेज के या इसके वोल्टेज के। तो आपको ये वोल्टेज निकालना आसान दिख रहा है, बस इसमें वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I इंटू आर करेंगे, R तो पता ही है, I निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसमें बताइए I कौन देगा, ये वाला नहीं, ये खुद देगा, ये प्लस ये माइनस, इसमें 0 डिफ्लेक्शन है तो यहाँ के लिए 0 है ना, ऐसे नहीं आने देगा, लेकिन ऐसे तो आने देगा। तो इसमें करंट जो ऐसे फ्लो करेगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो इस वाले के लिए I डैश मान लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो इस सर्किट में वोल्टेज अपॉन इस सर्किट का रेजिस्टेंस, तो इसमें वोल्टेज कितने का था 1.5 का है ना, और करंट कितने का, सॉरी रेजिस्टेंस कितने का, तो यहाँ से यहाँ तक का 1.2, यहाँ 0.3 है, दोनों जोड़े कितने का जाएगा सीरीज में 1.5, तो कट्टम पिट्टम कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से 1 एम्पियर घूमते घूमते ऐसे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी इसके बराबर होगा, तो इधर का तो लिख चुके हैं ऊपर वाले का, नीचे का हम लिख लेते हैं यहाँ का, तो क्या लिखेंगे I इंटू आर, I इज 1 एम्पियर एंड R इज 0.3। एक काम और कर सकते थे आप, इसका भी लिख सकते थे, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज देता है तो 1.5 माइनस, और ये वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप, कितने का ड्रॉप करवाता, I इंटू आर का, I तो वही होगा ना 1 एम्पियर जो ऐसे घूम रहा है, तो 1 इंटू 1.2, ये तीनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। देखिए इसको चेक करेंगे तो 1.5 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा 0.3, ये भी तो 0.3 है, तो किसी को लेते हैं आराम से आंसर आता, तो मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ कितने का आ गया 0.3 की वैल्यू, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड करिए, तो L इक्वल्स टू क्या हो गया 0.3 मल्टीप्लाइड 25/20, चेक करेंगे तो कितने का आएगा 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.3 में 75/3 25,
20 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, अब कितना हो जाएगा, एक जीरो से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75/2, और इससे भी डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 0.3 और बचेगा 15, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 बचा 15, तो 2 7 जा 14, फिर बचेगा 1 2 5 जा, तो 0.375 मीटर, मीटर ही तो होगा ना, हाँ मीटर, 0.375 मीटर पर ये बैलेंस हो गया होगा, तो लंबाई मिल गई, हो गया आंसर, लेंथ भी आ गया और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ गया। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पोटेंशियोमीटर पे थे, एक टाइम ज़्यादा लग जा रहा है इसलिए हम लोग अब बस करेंगे इतने पे, क्वेश्चन इतना करना अब नहीं करेंगे, मतलब सिंपली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है या बनता है पोटेंशियोमीटर का जो नहीं आ रहा तो उससे आप हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।